दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अपने घरों में अपने सेफ तरीके से कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। आज का टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है और कैसे करने के लिए आप जाते हैं, और ओटी से लेके आप घर के जाने तक आपका पूरी डिटेल के साथ मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसको देखने के लिए आप अगर इच्छुक हैं, अभी अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें वन स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आपको एक एक चीज़ जो बारीकी से मैं बताने वाला हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे करीब ये हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में 2 दशक से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं 6000 से भी ज़्यादा सर्जरियाँ बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े सेंटर के साथ जाकर मिलके कर चुका हूँ और करता आ रहा हूँ। तो जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। कि सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलने के लिए किसी अच्छे से अच्छे क्लिनिक चूज करके जाते हैं। एक क्लिनिक से बात नहीं होती, दूसरे क्लिनिक पे जाते हैं, तीसरे क्लिनिक पे जाते हैं, जहाँ पे भी आपको आपकी कसौटियों पे जो भी डॉक्टर जो भी सेंटर आपकी कसौटियों पे खरा उतरता है, आप वहाँ से डेट फिक्स करवा के अपने डेट फिक्स कर लेते हैं और अपने घर चले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि जब भी आप किसी क्लिनिक से, मान लो कि एक क्लिनिक पे गए, आपने डॉक्टर से बात करी, आपने जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आप कौन सी टेक्निक के थ्रू आप इच्छुक हैं। उसमें 2 टेक्निक होती है, भली भांति से आप जैसे जानते हैं। एक FUT टेक्निक जिसको स्ट्रिप मेथड चीरे वाली टेक्निक बोलते हैं, जो पीछे से ये हो रही है FUT की कटिंग। ये सिल्वरिंग निकल कर आ चुकी है दोस्तों। देखो ये है महान टेक्नीशियन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ये। देखिए रूट को किस तरीके से एक को सेफ तरीके से ब्लेड की सहायता से कट करके अलग अलग स्किन को रूट से अलग कर रहे हैं। हाँ जी दोस्त, बताइए कैसे कैसे कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? जी 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। इतनी फास्ट करते हो यार तुम तो बहुत। वो करते करते आदत सी हो जाती है। अच्छा, वाह बहुत बढ़िया। रूट कैसे नज़र आते हैं तुम्हें फिर? इतनी छोटी छोटी सी रूट है, पतली पतली रूट। वो हम देख लेते हैं ना पहले ही, जैसे ऊपर वाली ये ब्लैक हाँ। ये रूट है, तो हम यहाँ ब्लेड इन चलाते हैं। हम ब्लेड इस तरीके से चलाते हैं कि रूट सेफ रहे और नीचे की स्किन कटे खाली। अब ये फैट है येलो सा, तो इसे सेफ तरीके से ऐसे स्किन कट करेंगे, कट करके स्किन से रूट्स को अलग करके इम्प्लांट किया जाता है। दूसरी टेक्निक होती है FU टेक्निक। उसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता। तो उसमें 1 बाई 1 ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए जाते हैं FU टेक्निक से, और उनको इम्प्लांट करने का सेम तरीका है जैसे दोनों में होता है टेक्निक में। तो आप जैसे कि फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर से मिले, आपने डेट फिक्स कर ली, आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट बताए जाते हैं, ब्लड टेस्ट जो भी ब्लड टेस्ट आपको लिख कर दे दिए जाते हैं। वो ब्लड टेस्ट नॉर्मल से होते हैं, CBC हो गया, HIV हो गया, ब्लड शुगर हो गया, जो भी नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, ब्लड की खून की जाँच होती है, बस और कुछ नहीं होता। जिसमें आप उसको कराने के लिए जब आपकी डेट फिक्स होती है तो आप उसको रिपोर्ट के साथ ही लेकर ही आप उस क्लिनिक पे जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, जब आप रिपोर्ट लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले आपकी मार्किंग की जाती है। सेकंड, आपकी हेयर डिजाइनिंग की जाती है। आप देख सकते हैं फोटो में, इस तरीके से आपके जो भी बोल्डनेस एरिया है वहाँ पे आपके इच्छा के अनुसार कि आपको कैसा लुक रखना है, कि वहाँ पे आपके ग्राफ्ट प्लान किए जाते हैं कि हम इतने ग्राफ्ट पे इतने ऐसे ऐसे करके प्लान किए जाते हैं कि हाई डेंसिटी देने के साथ पीछे पीछे जैसे भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वैसे वो आपसे पूछकर आपकी हेयर मार्किंग करते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप के बाद आपको फिर OT में ले लिया जाता है। जो वहाँ के असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टर्स के टेक्नीशियन होते हैं, वो आपको एक ड्रेस चेंज कराने के बाद, आपके जो कपड़े होते हैं उनको चेंज कराने के बाद, OT ड्रेस पहनाने के बाद आपको फिर डॉक्टर्स के उसको आने के बाद आपको जो OT टेबल होती है OT में ले लिया जाता है। OT में लेने के बाद आपको पूरे स्केल पे जहाँ से भी आपको FU टेक्निक या FUT टेक्निक करनी है, उस एरिया को बीटाडीन स्क्रब से, बीटाडीन सॉल्यूशन होता है एक एंटीसेप्टिक, उससे क्लीन करके वहाँ पे आप डॉक्टर आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब कि इंजेक्शन लगाते हैं। वो काफ़ी पेनफुल नहीं होते दोस्त, क्योंकि उसको रोकने के लिए काफ़ी डॉक्टर्स आइस क्यूब यूज़ करते हैं, बर्फ़ या वाइब्रेटर, जैसे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन फील ना हो। वो पेन थोड़ा सा आपको, जैसे आपने कभी भी टेटनस इंजेक्शन वगैरह कभी भी आपने लगवाया होगा, उस टाइप का दर्द होता है। तो वो थोड़ी सी देर रहता है कि जब तक आपके इंजेक्शन लगते हैं, वो धीरे धीरे इंजेक्शन 5 से 10 मिनट में पूरा गायब हो जाता है। जिस एरिया पे डॉक्टर्स को काम करना है, या स्ट्रिप निकालनी है, या हेयर मार्किंग की जगह पे हेयर डिजाइनिंग बनानी है, होल्स बनाने हैं,
तो वहाँ पे वो इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। उसके बाद आपको पूरी सर्जरी के दौरान कभी भी दर्द नहीं होता। अगर बाई चांस जैसे ही उसका इफेक्ट ख़त्म होता है या कम होता चला जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो भी होते हैं थोड़ा सा टॉपअप दे देते हैं, थोड़ा सी मेडिसिन और ऐड कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। उसके बाद अब आता है थर्ड स्टेप। तो जब इंजेक्शन आपके लग जाता है, थोड़ी देर वेट करने के बाद 5 से 7 मिनट 10 मिनट के बाद आपको या स्टीम मेथड है तो उल्टा लेटा दिया जाता है बेड पर, या फिर एफयू मेथड है तो आपको करवट से या उल्टा लेटाकर तो जहाँ से भी ग्राफ निकालना है दोनों एरिया वो मार्किंग पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि ये सेफ जोन है, वहाँ से ग्राफ निकालने हैं या वहाँ से स्ट्रिप निकालनी है। तो उसके बाद ग्राफ निकाले जाते हैं। उसके बाद ग्राफ निकलने के बाद या स्ट्रिप निकलने के बाद टेक्नीशियन को दे दी जाती है। टेक्नीशियन 1 करके पूरी टीम होती है, उनको ग्राफ्ट स्किन से अलग करके एक ठंडे सलाइन में या आप कह सकते हैं कि आइस के ऊपर ग्राफ्ट को सेफ रखा जाता है, या बहुत सारे डॉक्टर्स पीआरपी सॉल्यूशन के अंदर भी रखते हैं ग्राफ्ट, तो ताकि वो ग्राफ्ट की जो लाइफ है वो लॉन्ग तक टाइम तक बनी रहे। उनको ख़राब होने से बचाने के लिए उनको आइस के ऊपर रखते हैं या पीआरपी सॉल्यूशन में रखते हैं। उसके बाद अब डॉक्टर्स का सेकंड लेवल होता है कि मार्किंग के बाद जहाँ पे उन्होंने मार्किंग की होती है वहाँ पे वो छोटे छोटे से होल्स बनाते हैं, छेद बनाते हैं, ताकि वहाँ पे ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाए। तो जो भी हेयर लाइनिंग आपके अकॉर्डिंग जो बनाई होती है डॉक्टर्स ने, वहाँ पे वो 1 बाई 1 काफ़ी डेंसिटी के साथ आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके से होल्स बना दिए जाते हैं। होल्स बनाने के बाद जो उनकी टीम होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इम्प्लांटिंग के लोग होते हैं टेक्नीशियन, वो वहाँ इम्प्लांट करते हैं, या काफ़ी जगह पे डॉक्टर भी इम्प्लांट करते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट्स है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही लोग करते हैं। तो इसमें इम्प्लांट करने के बाद पूरा टाइम हो जाता है, फिर आपका क्लाइंट के भूख लगती है या बीच में वॉशरूम वगैरह जाता है तो जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ना ही पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ना ही वो आप पूरी सर्जरी के दौरान आप बात कर सकते हैं। जब भी आप वॉशरूम जाना है या आपको खाना खाना है या लंच जो भी कुछ करना है इच्छा, आप डॉक्टर से बोल के, जब डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके बाद लंच वगैरह होने के बाद आपको दोबारा से लेटाया जाता है। जो भी ग्राफ्ट आपके बच जाते हैं, जो भी एरिया बचा होता है, तो उसको पूरा ख़त्म करने के बाद आपको पूरे ग्राफ्ट जो भी होल्स डॉक्टर ने बनाए, जो भी डिज़ाइन की है, वो फिल होने के बाद आपका छुट्टी का टाइम आ जाता है। अब जो स्टेप है उसके बाद आपको पूरी मेडिसिन समझाई जाती है। जो भी डॉक्टर्स 5 से 7 दिन देते हैं, जो मेडिसिन आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें ये मेडिसिन होती हैं जो काफ़ी सेंटर पे अलग अलग टाइप से होती है। मैक्सिमम ये जो मेडिसिन है यही होती हैं, तो इनको 5 से 7 दिन के लिए दिया जाता है, और काफ़ी क्लिनिक तो काफ़ी टाइम के लिए भी देते हैं, 15 दिन के लिए, मगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम 5 से 7 दिन तक ही लोग देते हैं, जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। ये मेडिसिन की लिस्ट होती है, तो आपको ये मेडिसिन या तो अपने पास से दे दी जाती है या आपको बाहर से लेने के लिए बोल दिया जाता है कि केमिस्ट से ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको उसके साथ एक NS भी दिया जाता है, छोटी बोतल, जो आपको स्प्रे करना होता है नेक्स्ट दिन से आपके इसका जहाँ पे भी ग्राफ्ट लगाए हुए हैं, जो भी वहाँ पे आपको बालों के ऊपर छिड़कना होता है, ताकि वेट रखना पड़ता है, उनको गीला रखना पड़ता है कि हर 1 घंटे 2 घंटे में आपको बोला जाता है कि इनको थोड़ा सा मॉइस्ट रखने के लिए आप छिड़काव कर सकते हैं, सिर्फ NS से, पानी से नहीं। उसके बाद जब आपकी सर्जरी होने के बाद आपको समझाया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको प्रयोग बोलते हैं, जैसे कि सर्जरी के बाद और सर्जरी से पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें बैठकर आपको अच्छी तरह समझाया जाता है। कि मेन बात होती है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, ऐसा कोई भी काम नहीं। जैसे कि उसमें आता है, ना ही आपको अल्कोहल, कोई शराब वगैरह कुछ पीनी है, ना ही आपको सिगरेट पीनी है, ना ही कोई बीड़ी तंबाकू, कुछ भी ऐसा जिसमें भी निकोटीन हो, जिसमें भी जैसे भी आपको स्विमिंग पूल, ना हॉर्स राइडिंग, ना ही ऐसा कोई काम करना, ना ही कोई भारी भरकम काम जैसे पानी भरना है कहीं से, या दौड़ना है, या कोई जिम जाना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। जो आपको ये सारा बताया जाता है ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और ब्लड के साथ आपके ग्राफ्ट बाहर आने का खतरा रहे। तो कभी कभी ऐसा दोस्त कहते हैं कि ये 5 से 7 दिन के लिए, बहुत मैक्सिमम 10 दिन के लिए आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा टाइम अवॉइड कर लेंगे एक्सरसाइज, जिम जाना और दौड़ना, आप नॉर्मली वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वॉकिंग कर सकते हैं, धीमे से कोई काम कर सकते हैं। तो आपको
जुर्रा पहनने और लेसिस, जूतों के लेसिस बांधने के लिए भी मना किया जाता है। अब काफ़ी सेंटर वाले ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं है इस तरीके से, कि आप झुकेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड तक पहुंचेगा और ब्लड के सर्कुलेशन के हिसाब से फ्लो करेगा और ग्राफ बाहर आ जाएगा। जब ग्राफ ताज़ा ताज़ा आपके हेड में होते हैं तो बहुत ही आपको एक छोटे बेबी की तरह आपको केयरिंग करनी होती है। बस 10 से 15 दिन वो केयरिंग करनी होती है। जब तक आपकी मेडिसिन चलती है वो केयरिंग वाला पार्ट्स भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आपको कुछ भी नहीं अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए हेयर ग्राफ्ट को, और आपको स्कैल्प उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी। हाँ, अब उसके बाद डॉक्टर्स आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं कि आपको 5 से 7 दिन के बाद उनको दिखाने के लिए जाना होता है। बेसिकली दिखाना नहीं है उनका, आपका हेड वॉश करना होता है उनको, लेकिन आपको ये भी बताना होता है कि आपको नेक्स्ट हेड वॉश कैसे करना है और अपने आप से कैसे करना है। तो जब आप सेकंड टाइम अपना हेड वॉश कराने के लिए क्लिनिक पे विजिट करते हैं, जाते हैं, तो बीटाडीन स्क्रब या बहुत ही सेवलॉन और उसमें थोड़ा सा सलाइन मिक्स करके, या जो भी लोगों के पास होते हैं इक्विपमेंट उनके साथ भी आप सहायता, नॉर्मल पानी से भी बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए आपका हेड वॉश करके जेंटली आपको रब कैसे करना है, आराम आराम से आपके जो भी क्रस्टिंग जमी होती है, चोट लगने के बाद जैसे आपके क्रस्ट जम जाता है, वैसे ही ग्राफ्ट लगने के बाद भी आपके स्कैल्प पे क्रस्ट ब्लैक स्पॉट पे दिखाई देते हैं। तो उनको टेक्नीशियन ईजिली तरीके से आराम से जेंटली रब कर करके अपने देख रेख में डॉक्टर निकलवा देते हैं, जो मैक्सिमम जितना भी क्लीन हो सकता है आपके स्कैल्प से वो सारा इसका हटा देते हैं। हटाने के बाद आप जब घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप घर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको वो करना होता है। आपको अच्छी तरह समझा दिया जाता है किस तरीके से आपको क्लीन करना है। 70-80% डॉक्टर अपनी देख रेख में आपका क्लीन करवा देते हैं। जो कुछ हार्ड क्रस्टिंग होती है वो थोड़ी सी आपके स्कैल्प पे रह जाती है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जैसे डे बाई डे नहाएंगे, अपने आप से वॉश करेंगे, उसको जेंटली रब करना होता है पीछे से आगे की तरफ, ना कि आपको ऐसे ऐसे करना है। आप ऐसे ऐसे करोगे तो ग्राफ निकालने का खतरा रहता है, इसलिए आप पीछे से आगे की तरफ जेंटली, आपको घर पे कैसे करना है वो मैं ही बता देता हूँ, बाकी वो डॉक्टर्स भी जो भी सेंटर वाले होते हैं वो बता देते हैं। आपको एक मग में लेना है, आपने उसमें शैम्पू वगैरह भरना है, झाग बनाने हैं, या जॉनसन बेबी शैम्पू डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे डाल के हल्के से थोड़ा सा पानी रखना है और हल्के हल्के झाग बना के डैप डैप करके हल्के हल्के से उसको ऐसे जेंटली पीछे से आगे की तरफ करना होता है। जैसे जैसे बालों का डायरेक्शन है उस वे में आपको करना होता है। पीछे वाले हैं तो पीछे की तरफ ऐसे करना होता है, आगे की तरफ है तो आगे की तरफ ऐसे करना होता है, ताकि आपका धीरे धीरे वो जो क्रस्ट है वो लूज हो जाए और वो इजीली तरीके से निकल जाती है। 2 से 3 दिन में पूरी तरह क्लीन हो जाता है एरिया। उसके बाद आप घर पे आराम से करते रहते हैं। उसके बाद आपका सबसे मेन पॉइंट आता है जिससे लोग घबरा जाते हैं मीन्स कि जो आपके ग्राफ्ट लगाए होते हैं स्कैल्प पर वो गिर जाते हैं। यानी सारे सेंटर, सारे डॉक्टर ये भली बात ही जानते हैं कि एक रूट्स को हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे इम्प्लांट करते हैं तो जो बॉडी हमारी होती है वो उनको निकाल देती है, फेंक देती है, मतलब कि गिरा देती है। वो उसको बोलते हैं शेडिंग फेज। तो जैसे आपने देखा होगा कि पतझड़ के महीनों में टाइम में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उस टाइप से रूट भी हमारे सर पे से एक बार गिर जाती है, और वो गिरती जरूर है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत लोगों के नहीं भी गिरते, वो वहीं से ग्रो कर जाते हैं। तो ये मान के चलो कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि सारे आपके बाल जो शेडिंग फेज में जाएंगे तो 2 से ढाई महीने के अंदर सारे बाल आपके गिर जाएंगे, जो भी उन्होंने इम्प्लांट किए होते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती कि वो डेफिनेटली रुकते हैं, और एक बार रूट अंदर स्टे कर जाती है, उस स्टे करने के बाद ऊपर का जो डेड पार्ट है, आप देखोगे जो बाल है वो ऊपर का पार्ट वो गिरता है, अदरवाइज रूट अंदर ही स्टे कर जाती है। तो उसमें कोई भी घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आराम से तसल्ली बख्श 2 से ढाई महीने का ये पीरियड जो टाइम होता है शेडिंग फेज ये रहता है। उसके बाद आपके फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है, और ग्रोथ ऐसे स्टार्ट होती है एकदम से सारे बाल नहीं बड़े होंगे। जो पहले गिरेगा दोस्तों वो पहले आएगा भी, इसलिए कोई 1 इंच, कोई 2 इंच, कोई 3 इंच इस तरीके से बड़ा होता रहेगा कंटिन्यू। उस रिजल्ट आने के लिए 6 से 10 महीने लग जाते हैं। किसी का जल्दी भी रिजल्ट आ जाता है, किसी का 5-6 महीने में आ जाता है, किसी का आने के लिए 10 महीने भी लग जाते हैं। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, इसलिए आप तसल्ली बख्श उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके ग्राफ रुक जाते हैं, उनको आप बार्बर के पास कटवाइए, शेव कुछ भी करिए, कलर करिए या घूमिए या कॉम कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। वो नेचुरल वे से ग्रो करते रहते हैं, उगते रहते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में आपने जाना कि स्टेप वाइज आप जब क्लिनिक पे जाते हैं, विजिट करते हैं, और अपने सर्जरी कराने के दौरान आपने जाना कि कैसे कैसे स्टेप से आपसे गुजरना पड़ता है।
तो इसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हो या अगर पूछना चाहते हैं आप, तो आपने अगर सर्जरी कराई है या कराने के इच्छुक हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मैं जो भी आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जो भी हेल्प होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो तो मुझे दोस्तों कमेंट करके बताएं। और आप कहीं पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के इच्छुक हैं या कराने सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बताएं कि ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी है जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए इच्छुक है। क्योंकि इसमें सर्जरी में बहुत लोग बहुत घबराते हैं, क्या सर्जरी होगी, कितना दर्द होगा, कैसे कर पाऊंगा, क्या चीज़ें, मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा, जॉब पे नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। 2 से 3 दिन बहुत ही लोग रेस्ट करते हैं, नहीं तो अगले ही नेक्स्ट डे से आप जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ट्रैवल करके हवाई जहाज से आते हैं और नेक्स्ट डे चले जाते हैं। ऐसा कोई इतनी खतरनाक सर्जरी नहीं होती जिसमें घबराने की या बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप कोई भी क्वेश्चन हो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं जो भी हेल्प होगी मैं आपकी 100% कोशिश करूँगा आपकी मदद करने में। मैं तब पर आराम से बैठा रहूँगा। आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी इच्छुक हो, भाई हो, गंजेपन से परेशान है तो ये वीडियो बहुत ही उसके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।